जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अक्षय सिंह, विशाल कुमार, रश्मि सोनकर, लाभम शुक्ला, यशिका रावत, शिल्पा रावत, उपासना राठौड़, ओमी भारती, अभिषेक परमार, आकांक्षा चौहान, रवि सिंह, ओमकार निषाद, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ, उसमें अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिशियर्स ने कैसे फतह हासिल की, कैसे ब्रिटिशियर्स ने, मैंने आपको बताया कि आपका पिछली क्लास में मैसूर और कर्नाटक को उन्होंने जीता। उम्मीद करूंगा ये आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही दोस्त, ब्रिटिशियर्स ने क्या किया कि इनके मराठाओं से भी वॉर हुए, जिनको हम एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं या आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। तो मराठा साम्राज्य से अंग्रेज कैसे भिड़े, उससे पहले इतिहास में हमारा एक सिलेबस में दिया हुआ है मराठा साम्राज्य, जो इतिहास में मुख्यतः शामिल होता है। सबसे पहले हमको मराठा साम्राज्य को जानना है। मराठा साम्राज्य, और जब मराठा साम्राज्य की बात आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से दोस्त एक नारा तो बनता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जिंदाबाद। मराठा साम्राज्य यानी कि मराठा एम्पायर, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है। और दोस्त, मैंने कल आपसे कहा था कि आपको जो पिछली कल की क्लास हुई है उसमें एडवांस पीडीएफ मिल गई हैं, नोट्स मिल गए थे सारे बच्चों को। एक बार थम्स अप करके बताओ या नहीं मिले। कल वाली जो क्लास हुई है पिछली कल, उसमें एक पीडीएफ ऐड हुई होगी कि हम अगली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, वो क्रम से आपको मिल गया होगा, जिससे मित्र आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानते होंगे कि सब कुछ हमारे पास है। ठीक है। आप अपनी सुविधा अनुसार जब जब आपको समय मिले आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा थोड़ा लिखते रहना एडवांस, और वो कॉपी लेके हाथ में बैठे रहना जब वो पढ़ो, तो फिर चीज़ें आपको भी शायद रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, कोई दिक्कत। तो मराठा एम्पायर की बात अगर हम करें, मराठा साम्राज्य की अगर हम बात करें, तो नाम आता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। तो वो मराठा साम्राज्य कैसे उदय हुआ, वो हमारी आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है। ठीक है। मराठा साम्राज्य समझेंगे। मराठा साम्राज्य का संबंध है, ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में सिसोदिया वंश का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप जी इसी सिसोदिया वंश से हैं। उसी सिसोदिया वंश से शाखाएं जुड़ी हुई हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिसोदिया वंश है। और इस सिसोदिया वंश के दो व्यक्ति थे, सज्जन सिंह और आपका सुजान सिंह। कब की बात है देखो, अगर मैं आपको बताऊं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ दोस्त, सन 1303 की बात है। सन 1303 की बात है। और अलाउद्दीन खिलजी, क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी, आपने भी सुना होगा कि रानी पद्मिनी के लिए एक युद्ध हुआ जिसको लिखा गया है, और राणा रतन सिंह से जो कि आपका साम्राज्य विस्तार के लिए भी एक युद्ध था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी गया था राजस्थान, राणा रतन सिंह, जहाँ उनकी पत्नी पद्मिनी थी। तो आप लोगों ने, अगर जो लोग प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हाँ जी, अलाउद्दीन ने राजस्थान में कई अभियान किए। तो जब अलाउद्दीन लगातार अभियान कर रहा था राजस्थान में, तो राजस्थान के कुछ ऐसे घराने थे जो वहां से शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होकर के ये लोग कहाँ गए? राजस्थान से महाराष्ट्र। तो ये कब के? सन 1303 के आए हुए थे, राजस्थान से महाराष्ट्र आए सज्जन सिंह और आपका सुजान सिंह। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, इन्हीं सज्जन सिंह के बेटे हैं आगे चल के इसी शाखा में मालोजी, और मालोजी हैं शिवाजी महाराज के दादा। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं भैया कि शिवाजी महाराज जी के जो दादा हैं उनका नाम दादोजी कौंडदेव है। हाथ उठा के बताओ एक बार, कितने बच्चे हैं ऐसे जो ये मानते हैं कि उनके दादा दादा कौंडदेव हैं? वो भी मैं बताऊंगा। शाहजी भोसले किसके? मालोजी के पिता। क्या है? मालोजी के बेटे हुए शाहजी भोसले, और शाहजी भोसले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये भी इंपॉर्टेंट बात हुई। अब ये शाहजी भोसले जो थे दोस्त, ये आपका अगर मैं बात बताऊं तो आदिल शाह के दरबार में, आदिल शाह था आपका कर्नाटक बीजापुर का। आदिल शाह कहाँ का था? बीजापुर का। आदिल शाह बीजापुर के दरबार में ये उसके कार्यों को देखते थे। अकाउंट्स वगैरह ये सारे वाणिज्य विभाग यही देखते थे। शाहजी भोसले की दो पत्नियां हैं, दो पत्नियां। एक पत्नी थी उनकी जीजाबाई, जिनके पुत्र हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी।
तो यहाँ से आप बताएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी का क्या नाम है? जीजाबाई। और इनके जीवन पर जो प्रभाव है, शिवाजी महाराज जी के जीवन पर जो प्रभाव है, वो उनकी माता जीजाबाई जी का है। क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने उनको धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाई, उसी तरह से वीरता की कहानियां और किस्से सुना करके उनको बड़ा किया। क्योंकि इनके पिता जो है ना, इनके पिता तो दूसरी शादी करके कर्नाटक चले गए थे, शाहजी भोसले, बीजापुर वो रहते थे, वहाँ उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई, और तुकाबाई के बेटे थे आपका एकोजी राजे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आपके अगर हम बोले सौतेले भाई हैं। इतना इनका फैमिली ट्री समझ में आया? बोलो एक बार आंखें बंद करके। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के वंशज कहाँ से गए थे? राजस्थान से महाराष्ट्र, सज्जन सिंह और सुशांत सिंह। उसी शाखा में हुए मालोजी जो दादा हैं इनके, फिर शाहजी भोसले इनके पिताजी, और इनके पिताजी ने 2 शादियां की, एक तुकाबाई से और एक किन से? जीजाबाई से। जीजाबाई से ये पैदा हुए। इनका जो पालन पोषण किया इनकी माता जीजाबाई ने किया, क्योंकि इनके पिता शादी करके तुकाबाई से कहाँ चले गए थे? वो चले गए थे कर्नाटक, यानी कि बीजापुर। संरक्षक अब छोटा बच्चा है, क्योंकि उनको भी आदिल शाह के यहाँ ये काम करते थे, तो आदिल शाह के यहाँ से इनको भी जागीर मिली हुई थी। एक जागीर का मतलब एक कुछ क्षेत्र जहां से टैक्स इकट्ठा होकर के इनको मिलता था। समझे? बहुत बढ़िया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जन्म हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में, जो पुणे में है। कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। पुणे, महाराष्ट्र में। अब दोस्त यहां पर एक डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। इनकी 2 डेट मान्य है, एक 19 फरवरी 1630 भी मान्य है, और एग्जाम में कई बार 1630 दे देता है और कई बार 1627। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको 1627 और 1630 दोनों ऑप्शन दे दे। तो फिर तो तुम ये समझ लेना, फिर तो मार्क्स सबको मिलने हैं, क्योंकि दोनों ही डेट क्या है उनकी मान्य है। 1627 भी और 1630 भी एग्जाम में आएगा, कोई एक पूछेगा, ये बात श्योर है। तो जन्म हुआ कब? 1627 में। संरक्षक कौन बने? इनके दादोजी कोंडदेव। यानी जब इनके पिता शाहजी भोसले कर्नाटक गए, तो एक बच्चे की जिम्मेदारी, उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी सौंप के गए थे। किसको सौंप दी? ये किसको आप देके गए? दादोजी कोंडदेव को। तो दादोजी कोंडदेव कौन है? इनके संरक्षक हैं। तो दिक्कत कौन है जी? क्या बोलेंगे? इनके ये इनके संरक्षक हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास। यानी कि स्पिरिचुअल टीचर जो बने महाराज जी के, तो वो बने हैं आपका रामदास। भैया आध्यात्मिक गुरु क्या होता है? देखो, हम और तुम पढ़ रहे हैं दोस्त, मैंने तुमको इतिहास का आपकी परीक्षा के लिए क्या ज्ञान जरूरी है, ये ज्ञान मैंने आपको दे दिया, ठीक है? तो ये आप कहेंगे कि भैया ये तो चीज़ें घटित हुई हैं, या इन चीज़ों के बारे में लिखित में साक्ष्य है, ये चीज़ें दिखती भी हैं, इनके बहुत सारे अगर हम बात करें एविडेंस भी हैं। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है, ऐसी चीज़ें दोस्त जो फिजिकल नहीं है, भौतिक नहीं है, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो मुझे बताइए ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर? आप कहेंगे आत्मा, ठीक है? हम बात करें ब्रह्म की, तो जो ऐसी चीजें होती हैं, आत्मा, ब्रह्म, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इस तरह की बातें, इस तरह की बातों को क्या अगर कोई व्यक्ति समझा रहा हो तो वह कौन होगा? आध्यात्मिक गुरु होगा। समझे बात को? ठीक है बेटा, आगे कमेंट नहीं करने हैं, प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू। कोई कुछ लिख रहा, कोई कुछ लिख रहा, हाय सर, हाय सर, मत करो प्लीज। एक बात बता दो, अपने ओबिडेंट बोलते हैं ना, आज्ञाकारी छात्र हो या नहीं, यस और नो। आज्ञाकारी छात्र और छात्रा, हर रोज नहीं कहूंगा और कहना भी पड़ेगा, शायद तो 10-10 सेकंड हर रोज कहता रहूंगा। बच्चे अपना सिलेक्शन मत खो देना, बंद कर दो कमेंट, दूर रखो। एक बच्चे ने लिखा कि भूत भी, तो हम लोग भूत के बारे में कोई बताए। हाँ बिल्कुल हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा की बात कोई करे, देवीय शक्ति की बात कोई करे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले प्रमुख संत हैं रामदास जी, संत तुकाराम, एकनाथ और वामन पंडित। अब ये भक्ति आंदोलन क्या था? भक्ति आंदोलन से मतलब है कि ईश्वरीय नाम पर, जैसे आप देखोगे अगर हम बात करें, एक लेखक हुए सूरदास, वो कृष्ण भक्ति के हैं। तुलसीदास जी राम जी के बारे में रचनाएं लिखते हैं, रामचंद्रिका, आपका रामचरित्र मानस लिखी है उन्होंने, तो वो राम शाखा के हैं। तो ऐसे ही भक्ति आंदोलन चला, जब भक्ति में पूरे भारत में एक आंदोलन चला, तो दक्षिण में भी ये लोग गए, और दक्षिण में तभी इनकी मुलाकात हुई शिवाजी महाराज जी से, और उन्होंने उनको अपना गुरु चुना।
ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पत्नियां, 3 पत्नियां याद रखनी, हालांकि इनकी कुल 8 पत्नी थी, कुल 8 पत्नी थी इनकी। और पत्नी इतनी सारी शादी करने के पीछे सिर्फ कारण एक ही था कि ये सारे मराठाओं को एक छत्र के नीचे लाना चाहते थे, और इनका एक ही मोटिव था कि भाई हमारे सबके पारिवारिक संबंध रहेंगे। तो जो जो किले मजबूत थे और जहां से जो लोग चाहते थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी से उनकी सिस्टर की या उनकी बेटी की शादी हो, तो उन्होंने वहां पर विवाह संबंध स्थापित किए, ताकि मराठा एम्पावर को एक शक्ति दी जा सके और सब लोग इकट्ठे रह सकें। साईबाई हैं, ये इनकी पहली पत्नी है, ठीक है। साईबाई निम्बालकर नाम था इनका, और इन्हीं से इनके पुत्र पैदा हुए संभाजी महाराज जी, ठीक है। इनके बारे में इनका भी अपना एक इतिहास है, हम लोग पढ़ेंगे। सोयराबाई और पुतलीबाई, ठीक है। गुरुजी मैं बहुत संस्कारी हूं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए मित्र। बिगर संस्कार का जीवन व्यर्थ है, संस्कार होने जरूरी ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, शिवाजी महाराज जी ने कुल कितनी शादी की? इनमें से साईबाई इनकी पहली पत्नी, इनके लिए इसलिए याद रखना है क्योंकि सोयराबाई का नाम भी आएगा बीच में। सोयराबाई का नाम आएगा आपका जब मैं राजा राम के बारे में एक जिक्र करूंगा आपसे, तब बताऊंगा। और पुतलीबाई, ये याद रखो इनके बारे में, ठीक है। ये इनका फैमिली ट्री है। आगे बात करते हैं। शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। 1674 में, कहां पर? रायगढ़ में 2 बार हुआ। एक बार तो गंगा भट्ट ने कराया, गंगा भट्ट ने कराया है वैदिक विधि से, वैदिक विधि से। और जब इनके राज्याभिषेक की बात थी तो मुगलों ने क्या मैसेज दिया था? मुगलों ने मैसेज दिया था कि ऐसा कोई भी ब्राह्मण यदि हुआ जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक किया तो उसको दंडित किया जाएगा, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन किया फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ये तो बात छोड़िए कि महाराष्ट्र का कोई ब्राह्मण राज्याभिषेक नहीं करेगा, ये तो अलग बात है, यहां तो कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने कहा कि जहां मुगलों का नियंत्रण है, जहां मुगलों का फुल कंट्रोल है, वहां का कोई ब्राह्मण आके करेगा, और हम देखेंगे कौन रोकता है। तो ये काशी के ब्राह्मणों ने जाके कराया था, गंगा भट्ट उसमें लीडर थे। निश्चलपुरी गोस्वामी ने ये तांत्रिक विधि से हुआ था, तंत्र मंत्र वाले तांत्रिक विधि से। 2 बार उनके राज्याभिषेक हुए, और इन राज्याभिषेकों पर 2 पर लगभग 50 लाख के करीब खर्चा हुआ। और आप जानेंगे इस बात को कि ये खर्चा क्यों हुआ। सारे के सारे लोग जितने भी थे इस हिंदुस्तान में, उनकी दोस्त जो समझ थी, जो उनका हौसला था, आत्मविश्वास था, वो इतना कमजोर हो चुका था मुगलों के सामने कि मुगलों के सामने कोई भी सिर उठाने को तैयार नहीं था। जिसको देखें वो मुगलों की चापलूसी करने में लगा हुआ था, जिसको देखो वो भारत में आए इन विदेशी आक्रमणकारियों, भाई बाबर बाहर से आया, इन विदेशी आक्रमणकारियों की खिदमत में लगा था। हर एक व्यक्ति इस प्रयास में था कि उसको मुगलों का समर्थन कैसे ही प्राप्त हो। स्थिति ये थी। ऐसी स्थिति में जब लोगों को ये आस हुई कि कोई व्यक्ति दक्षिण में ऐसे हैं जो भगवा की बात कर रहे हैं, जो आज देश में चलता है, भगवा, हिंदू, मुसलमान, तो उस एक विचारधारा को उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उठाया। तो लोगों के अंदर एक हौसला आया, एक स्प्रिट आया। तो लगभग इनके राज्याभिषेक में 50,000 लोग उस समय पहुंचे। 50,000 लोगों ने इनसे कहा कि हिंदुत्व अब तुम्हारे हाथों में है, और हमारा जो हिंदुत्व का छत्र है वह भी तुम्हारे हाथों में है। तो क्या 2 बातें कर दी यहां पर, 2 विधि हुई, यहां पर याद रखेंगे। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि इनको 2 उपाधि दी गई, हिंदुत्व का सरदार यानी हैंदव, और छत्रपति यानी हिंदुत्व का छत्र भी अब तुम्हारे हाथ में है। तो 2 ये उपाधि दे दी गई, ठीक है। अब ये तो हम आगे बात करेंगे, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अभियान जानते हैं। ये 1646 के करीब का रोहिदेश्वर दुर्ग है आपका। रोहिदेश्वर दुर्ग जो किसके नियंत्रण में था? आदिल शाह के नियंत्रण में था, पुणे में। इसको इन्होंने छीन लिया। 1645 और 1646 की बात है। इनका जन्म यदि हम माने, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रमाण है, 1630 बहुत माना जाता है। तो 1630 से मुझे बताइए इनकी एज इस समय कितनी रही होगी? तो 15 वर्ष के एक बच्चे ने एक दुर्ग पर कंट्रोल किया, और उस दुर्ग पर कंट्रोल किया जहां उनके पिताजी नौकरी करते थे, आदिल शाह के यहां। उस आदिल शाह ने समझाया इनके पिताजी को, बोले तुम्हारा बच्चा क्या करता है?
कि तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर हो क्या गया, ये मतलब करना क्या चाह रहा है, यहाँ पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा, इस एक स्टेटमेंट दिया था आदिल शाह को कि मेरा बच्चा मेरी समझ के बाहर है, कि वो मतलब उसके ऊपर कुछ छाया हुआ है, पता नहीं वो किस सोच और समझ से काम कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे क्या बोलेंगे। रोहिदेश्वर दुर्ग सबसे पहला तो नियंत्रण करते हैं, फिर उसी तुरंत ही तोरण के किले को जीतते हैं। ये इनायत खान के अधीन था, इसको जीता उन्होंने, ठीक है, रोहिदेश्वर दुर्ग के पास में। 1647 में सिंगड़ किले को जीता। ये दरअसल में सिंगड़ का नाम ही है कोंढाणा किला। कभी सुना तुमने तानाजी मालसुरे का नाम? तानाजी मूवी भी देखी होगी तुम लोगों ने। कोंढाणा का नाम बदल के, कोंढाणा का नाम बदल के उन्होंने सिंगड़ किया, ठीक है। 1656 में उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया। अब दरअसल में 1656 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन का। देखो, इनके दो दुश्मन हैं, ये बात देखनी होगी आपको। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दो दुश्मन हैं। इस समय की स्थिति पे बात कर लेते हैं। यहां देखना, मुझे बताएंगे इस समय मुगल भारत में थे या नहीं। 1656 में कितने बच्चे बता सकते हैं? 1656 में मुगल एम्परर कौन था, मुगल शासक कौन था? मुगलों में था दोस्त शाहजहां। 1627 से 1658 है, ठीक है। यहां महाराष्ट्र, इधर आगरा के पास में यहां पर मुगल थे, यहां आपके मराठा लोग हैं, और आपका महाराष्ट्र। यहां कर्नाटक में कौन थे? कर्नाटक में है आदिल शाह। एक दुश्मन तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ ये हो गया, आदिल शाह कर्नाटक। लेकिन दरअसल में क्या हुआ कि आदिल शाह की मौत हो गई। 1656 में आदिल शाह की हो गई मौत। जैसे ही आदिल शाह की मौत हुई तो कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां शुरू हुई। इसके अपने ही वंशज आपस में लड़ने लगे। इसी स्थिति का फायदा उठाया छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने और आक्रमण कर दिया बीजापुर पर। तो यहां पर उन्होंने बीजापुर को जीत लिया, मतलब बीजापुर को यहां पर उन्होंने जीता। और नॉर्थ में जब उनकी यहां पर प्रसिद्धि बढ़ी, जब वो चर्चित यहां पर हुए, तो उत्तर भारत में जो मुगल थे उनको बड़ा इस बात से दिक्कत हुई कि दक्षिण में कोई एक व्यक्ति पनप रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। तो ये जो शाहजहां है, इसके टाइम पर साउथ में कौन था? साउथ में कौन था? तो साउथ में था आपका औरंगजेब, क्योंकि शाहजहां ने अपने बेटों को क्या कर रखा था? पोस्टिंग दे रखी थी। शाहजहां ने अपने पास रख रखा था अपने बेटे दारा सिकोह को, बाकी सारे बेटे मुराद को, इन सब को दूर रखा हुआ था। औरंगजेब को तो दक्षिण में रख रखा था। तो औरंगजेब जब दक्षिण में है तो उसी समय दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। दोनों के बीच एक ट्रीटी थी, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते थे, अपने अपने अभियान कर रहे थे। औरंगजेब भी जानता था भी औरंगजेब शासक नहीं है, औरंगजेब के पास कुछ था नहीं, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी से उसने टकराव भी नहीं किया उस समय पर। तो 1656 में क्या हुआ कि यहां मौत हो गई इसकी, और यहां पर क्या कर लिया इन्होंने? कर्नाटक को कर लिया कंट्रोल। बात समझे? स्थिति मिली, कर्नाटक कंट्रोल कर लिया। तो मुगलों को बड़ी दिक्कत हुई कि ऐसा कैसे कंट्रोल कर लिया भाई। उन्होंने मैसेज भिजवाया औरंगजेब के पास, तुम अपने होते हुए क्या कर रहे हो? तो औरंगजेब कुछ कर पाता। उसी स्थिति में शाहजहां के बीमार पड़ने के वर्ष थे, और शाहजहां इन दिनों में बीमार पड़ गया। शाहजहां बीमार पड़ गया तो औरंगजेब का पूरा ध्यान कहां चला गया था कि भैया गद्दी कैसे मिलेगी आगरा में? उसका पूरा ध्यान नॉर्थ पे चला गया, उत्तर भारत के बारे में वो सोचने लगा। दक्षिण की उसने चिंता ही छोड़ दी, और दक्षिण की उसकी जो ये छूटी हुई चिंता है, ठीक है, इसी ने मौका दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके शौर्य ने उसको मौका दिया कि वो आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत? 1659 में प्रतापगढ़ किला जीता इन्होंने यहीं पर, और प्रतापगढ़ किले की अपनी कहानी है, ये याद रखना। दरअसल में जब इस किले को इन्होंने जीता तो इस किले के लिए तो इनके पिताजी को भी बंदी बना लिया गया था, शाहजी भोसले जी को। और इनके पिताजी जब बंदी बना लिया गया तो बाद में फिर क्या हुआ, इनके पिताजी को इस एक रिहा शर्त पर छोड़ा गया कि शिवाजी अब दोबारा कोई आक्रमण नहीं करेंगे, अगले 4 साल तक कोई आक्रमण नहीं करेंगे। प्रतापगढ़ का किला जीता। यहां पर कौन है? किरसन जी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। ये व्यक्ति पे फोकस करना, अफजल खान ये कौन है? ये आदिल शाह का सेनापति था, बीजापुर के आदिल शाह का। आदिल शाह की मौत हो चुकी थी तो आदिल शाह का बेटा गद्दी पर आया।
आदिल शाह का बेटा गद्दी पर आया, लेकिन प्रमुख ताकत अफजल खां ही था। ठीक है। अब इस अफजल खां ने क्या सोचा कि भाई शिवाजी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसके शिवाजी से मीटिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा शिवाजी महाराज को बुला के किसी भी तरह से हम मार देंगे, मतलब उसकी प्लानिंग ये थी। तो जब ये व्यक्ति आया कृष्ण जी भास्कर, इनको तो शिवाजी ने अपने दरबार में ही रख लिया था, अच्छे खासे पैसे दे करके रख लिया था। इनके बाकी लोग जो थे शिवाजी महाराज जी के, जो ये ट्रीटी साइन करके आया कि ऐसे ऐसे हम लोग साथ शासन करेंगे, तुम स्वतंत्र रहोगे, हम तुमको राजा की उपाधि देंगे, हम तुमको एक बड़ा पद देंगे अपने साम्राज्य में, और हम और तुम मिलके मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। तमाम शर्तें थी जिनको शिवाजी महाराज जी के करीबी लोगों ने बोला कि ठीक है शर्तें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ कुछ चालाकी जरूर है। तो वह चालाकी क्या हुई कि उन्होंने कृष्ण जी भास्कर जी को तो अपने यहाँ रख लिया, अपना एक मैसेंजर भेजा कि भैया जाके पता लगाओ क्या बात है। तो वो बात पता लगाई गई, और 1659 में अफजल खां जो मिलने आया, तो 1659 में इन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां बड़ा चालाक आदमी है। उसने कहा, अफजल खां मतलब शिवाजी महाराज जी की हाइट कम थी, और अफजल खान 7 फीट का आदमी था, 6.5-7 फीट का आदमी। तो अफजल खान क्या करता है कि ये कहता है कि हम निहत्ते आएंगे, खाली हाथ आएंगे, और दोनों आते हैं। दोनों जब आए खाली हाथ निहत्ते आए ऐसे मिलने को, तो क्या हुआ कि उसने अपना एकदम से चाकू छुपा के लेके आया, चाकू मारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। और शिवाजी महाराज तो अपना जैकेट पहन के रहते थे, चाकू लगा तो जैकेट पहनी हुई तो कुछ असर ही नहीं हुआ। और वो भी अपने पास में बाघ नख रखते थे, सिंह नख, शेर के नाखूनों से बने हुए। ऐसे उन्होंने ऐसे यहां अफजल खान के यहां पर अटैक किया और उसकी किडनी चोट पहुंचा दी, ऐसे समझो किडनी बाहर निकाल ली। अफजल खान को उन्होंने अपने नाखूनों से मार दिया, सिंह शेर के बने हुए नाखून थे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे यहां तक की बात में। इस भाई को ब्लॉक कर दो, ये जो ऊपर गया था, ऊपर जिनको नींद आ रही है, शैलेश यादव, कोई कमेंट नहीं दिखना चाहिए इनका। नींद आने वाले बच्चे सो जाओ, यहाँ क्या करते हो, आपको ब्लॉक कर दिया गया। आज के बाद आपको जब नींद आएगी तो आप सो जाओगे, आप बता भी नहीं पाओगे। अच्छे से सो, जब नींद आती है तो। कह रहे जी मुझे नींद आती है। इनको देख लिया करो, इनको मुक्ति दिया करो बच्चों को, जो पढ़ने वाले नहीं, ये नहीं दिखने चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे मौजूद रहने चाहिए। क्योंकि ऐसा होता ना कि हर बच्चा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकता, ये हकीकत है। आपको लगता है इसमें 800 करोड़ दुनिया में जितने बच्चे पैदा हुए सब अपने माँ बाप का नाम रोशन कर देंगे? नहीं, ये खुशी तो मित्र जिनके अंदर अदम्य साहस है ना, उनके हिस्से में आएगी, और जिसको नींद आ रही है उसके हिस्से में ये चीज नहीं आ सकती। आप उन माँ बाप से पूछो जो जाके आपके लिए, मतलब कह नहीं पाते होंगे तुमसे, लेकिन सोच तो रहे होंगे यार कुछ अच्छा होगा अगर ये नौकरी लगे, उसको नींद आ रही है। धिक्कार है ऐसे जीवन पे। किसी की होप हो तुम, किसी की आशा हो, तुमको ऊर्जान्वित होना होगा। कह रहे मुझको नींद आती है, पगलू मटरी है। 1664 में इन्होंने सूरत को लूटा। तो जब इन्होंने अफजल खान जैसे मजबूत आदमी को हरा दिया तो पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी। अब पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी दोस्त, तो क्या बोलेंगे, इन्होंने जब सूरत को लूटा तो सूरत को ऐसे नहीं लूटा इन्होंने, अब और ज्यादा। सूरत कहाँ है बताएंगे, किस राज्य में है? तो आप कहेंगे भैया गुजरात में बंदरगाह था। अब गुजरात में बंदरगाह था तो ये हज के लिए प्रसिद्ध था कि यहाँ से जितने भी आपका उत्तर भारत के मुसलमान या कहीं के मुसलमान थे, ये सब लोग जाते थे हज। हज जाते थे तो ये यहाँ पर जो विदेशी शक्तियाँ थी, डच हुई, अंग्रेज हुई, उनका भी अड्डा था। तो यहाँ तो ये सब लोग बड़े मजे से रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने चैलेंज कर दिया यहाँ दक्षिण से जाके सूरत पे अटैक करके, और चैलेंज ऐसे किया, वहां की जो सबसे मजबूत कौम थे, जो व्यापारी लोग थे, जो डच समर्थित थे, जिनको अंग्रेजों का समर्थन था, जिनको मुगलों का समर्थन था, उन सबको लूटा और चैलेंज कर दिया। तो चैलेंज कर दिया तो भैया फिर तो पॉपुलैरिटी बढ़नी थी और ज्यादा। अब दिक्कत हुई मुगलों को डायरेक्टली, क्योंकि ये वो साल है कि औरंगजेब गद्दी पे आ चुका था, औरंगजेब खुद को गद्दी पे सेट कर चुका था 1658 में। अब उसका ध्यान गया कि यार ये तो उत्तर तक आने लग गए हैं, दक्षिण में तो ठीक था, अब तो नॉर्थ तक आ रहे हैं। गुजरात आए तो राजस्थान भी आएंगे, राजस्थान आएंगे दिल्ली भी आएंगे, और जाएंगे भी दिल्ली, रोकेगा कौन? कौन जाएंगे? बाजीराव जाएंगे। यहां पर देखेंगे
औरंगजेब ने शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा भी है, मामा से बोला, मामा भांजे को दिक्कत हो रही है। तो मामा को अपने को दक्षिण का कमांडर बना के भेजा, दक्षिण यानी कि साउथ का कमांडर बनाकर भेजा, और बाद में नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बनाया। क्यों नाराजगी क्यों है? तो दरअसल में क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि भैया दक्षिण में ऐसे ऐसे ये आपका दक्षिण में औरंगजेब को पता चलता है कि शिवाजी जो हैं उनका कद बढ़ता जा रहा है, तो उसने अपने मामा को भेजा, शाइस्ता खां को, बोला मामा जी इस आदमी का खात्मा करके आना। मामा ने भी कहा हाँ देख लेंगे, ठीक है चलो भाई निकालो सेना, लो तलवार वलवार सब कुछ, युद्ध करेंगे। अपने लड़के को भी लेके गया शाइस्ता खां साइड में, खेल समझ रहा था, खेल। कमांडर टुकड़ियां लगा दी, कल यहां जाकर के हम अटैक करेंगे शिवाजी महाराज जी के किले पर। आराम से अपने कैंप वैम्प लगा के लेटे हुए, सेना है। मैं कह रहा हूं इतना अंधाधुंध आक्रमण, उल्टा ये तो गए नहीं, शिवाजी महाराज इनके पास आ गए, बोले तुम क्यों कष्ट लेते हो भैया, हम ही आ जाते हैं। इतनी तलवार यहां पर चली कि ये तो भागा है मामा, तो मामा की 4 उंगली कट गई मामा क्या गर्दन की तरफ से तलवार गई है, मामा के हाथ वाथ की उंगली कट गई अंधेरे में। मामा की नाक कट गई थी शाइस्ता खां की, जैसे तैसे मामा बचा, इसके लड़के गर्दन काट दी गई, 40 इसके नजदीकी जो अंगरक्षक थे वो काट दिए गए। और उसी अंधेरे की वजह से यहां पर शिवाजी महाराज जी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता कि कई महिलाओं की हत्या हो गई, कि उन्होंने जानबूझ के नहीं, वो अंधेरे की वजह से वार में हुआ। ठीक है, 1665 में अब क्या हुआ भैया, अब तो औरंगजेब ने यहां पर इसको बंगाल का सूबेदार बनाया। दक्षिण में मुअज्जम अपने बेटे को भेजा, फिर दक्षिण में गया था मुअज्जम, औरंगजेब का बेटा है, ठीक है, और उससे कहता मुअज्जम से कि भाई अब तुम कैसे भी करो इनको घेरो, शिवाजी महाराज जी को घेर लो। तो 1665 में ये कामयाब भी हुए। शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के बीच में एक संधि हुई, इसमें मुअज्जम भी था और स्थानीय बहुत सारे लोगों को मिर्जा जयसिंह ने पैसे दे के खरीद लिया। पैसे दे के खरीद लिया तो बोले अब शिवाजी महाराज जी को घेर लो। और शिवाजी महाराज जी इन लोगों ने क्या हुए कि विवश कर लिए। बहुत सारे लोग जब शिवाजी महाराज जी ने देखा कि उनके खिलाफ हो रहे हैं और अभी समय नहीं है, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली। क्या बोले उसमें, 5 लाख हूण ये करेंसी है, ये वार्षिक देने होंगे। 35 में से, इनके उस समय तक 35 किले थे जीते हुए, उनमें से 23 किले जिनकी आमदनी लगभग 4 लाख रुपए हूण हुआ करती थी साल की, 4 लाख रुपए मान लीजिए, दिए। और साथ में इन्होंने कहा मुगलों ने कि संभाजी महाराज हमारे यहाँ रहेंगे, खिदमत करनी होगी, हमारी सेवा उनको देनी होगी, मुगलों की सेवा करनी होगी उनको। तो 5000 का मनसब इनको भी बनाया उन्होंने। मतलब ऐसे खिदमत में नौकरी नहीं करवाई, मतलब भाई इनका भी तो सम्मान है अपना, और सीधे सीधे विरोध नहीं कर सकते थे। क्या बोलेंगे आपका, तो 5000 का मनसब बनाया। कि मतलब 5000 का मनसब मतलब कितने घोड़े हो गए जरा बताएंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गुरुजी हज क्या होता? बेटा हर चीज को पूछते नहीं है, हर चीज आप मुझसे थोड़ी पूछोगे हैं। देखो अच्छे बच्चे हो आप, इंटरनेट के युग में पैदा हुए बच्चे हो, सबसे अच्छी बात है। हमारे टाइम पे जब हम 10वीं 12वीं में थे तो इंटरनेट नहीं था हमारे पास में, सब कुछ किताबों से सर्च करना पड़ता था, बड़ी दिक्कत थी। आज आप उस युग में हैं कि आप खुद को जितना बेहतर बनाना चाहते हैं बना देंगे। तो जो चीज़ें आप जानना चाहते हो, हज, तो लिख लिया करो किनारे पर, फिर यूट्यूब वगैरह आप सर्च कर लिया करो हज क्या होता है। जो कुछ तुमको जानना है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो जान जाओगे, और अगर सच में जानना नहीं चाहते तो कमेंट्स में कितना 1000 लिखते रहो। कोई कह रहा जी ये मिर्जा क्या होता, कोई कह रहा संधि क्या होती है। तुमको ये जानना है तो जान लेना, क्योंकि अगर मैं आपको ये भी बताने लगा ना कि संधि क्या होती है, जय क्या होता है, शिवाजी क्या होता है, तो मैं आपको 5 साल इतिहास पढ़ाना पड़ेगा बच्चे, मुझे कम से कम 5 साल। आप बूढ़े हो जाओगे और शायद उस समय तक ऐसा भी हो सकता है 5 साल बाद जीडी की भर्ती आनी बंद हो जाए। गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं किस भर्ती को क्या नाम दे दे, और कब स्थायी नौकरी को अस्थायी कर दे और अस्थायी को स्थायी कर दे, है ना। तो अच्छे बच्चों की तरह पढ़ने हैं। जैसे हमारे यहाँ यात्राएं होती है ना, तो ऐसी मुस्लिम समुदाय में जो तीर्थ यात्रा होती हैं, मक्का मदीना वो जाते हैं, वो होता है हज। ओके, कोई दिक्कत? अच्छे बच्चे बनना, मूर्ख बच्चे नहीं। बीजापुर के खिलाफ साथ में कहा कि भाई मुगल जो लोग हैं, मुगलों ने कहा अगर हमारा कभी भविष्य में अगर हम लोगों को कभी भी बीजापुर से लड़ाई लड़नी पड़ी तो उसमें तुम हमारे साथ रहोगे। इन्होंने बोला ठीक है, प्रॉमिस है, मिलेंगे।
ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रॉमिस है। 1670 में, अब देखो तुम कितने पीछे हो बच्चा जिसने प्रश्न पूछा था। सारे बच्चे जानते हैं हज क्या है, आप ही नहीं जानते, आप पीछे हैं। बच्चे पीछे नहीं है आपसे, आप पीछे रहेंगे वो आपकी कमी होगी। किसी ने कहा है ना कि आप गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरोगे, तुम्हारी गलती है। पैदा होना गलती नहीं है, अभी रिसर्च का टाइम, उसको किया करो। ओके, जो कुछ जानना है। 1670 में सिंहगढ़ के किले को जीता और सूरत को फिर से लूटा। यहां पर इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपया इनको प्राप्त हुआ था यहां से। पुराना नाम क्या था सिंहगढ़ का, मैंने बताया था ना, नाम बदल के इसका कोंढाणा। इस अभियान में तानाजी मालसुरे और इनके भाई सूर्याजी मालसुरे थे। थम्स अप करके बताना कितने बच्चे जानते हैं। तानाजी मालसुरे का नाम, कह रहे गुरुजी हम बूढ़े हो जाएंगे, आप स्वर्ग से धार जाएंगे। ठीक है, अच्छे बच्चे बने, है ना, कोई दिक्कत? बहुत थैंक यू राम प्रवेश यादव जी, टू मच। कोई दिक्कत? तो 1674 में क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ इनका छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, मैंने आपको बताया। और इनको हैंदव की उपाधि, क्या क्या किस चीज का छत्र इनको दिया भीड़ ने, 50,000 लोगों ने, बताएं जरा। शिवाजी महाराज जी को हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। और इनकी जो नेवी थी उसको लीड करते थे दरिया सारंग। कौन? दरिया सारंग। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी द्वारा, ये अभी MTS, CHSL और CGL तीनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शिवाजी महाराज जी ने अपनी अपनी कौन कौन सी टैक्स सिस्टम लागू कर रखी थी। तो सरदेशमुखी। चौथकर होता था 1/4 उत्पादन का, कि आपका जो उत्पादन हो रहा है उसका 1/4 आप मुझे देंगे। तो आप एक बात सोचते हो भैया 1/4 तो यही ले लेंगे, तो गलत बात नहीं थी। दरअसल में जो लोग उत्पादन कर रहे थे, खेती कर रहे थे, बार बार जब युद्ध होते थे दोस्त, तो क्या होता था, फसलें बर्बाद हो जाती थी, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता था। और साथ में जो अपने परिवारजनों की हत्या होती थी, सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी, तो उस सुरक्षा के लिए लिया जाता था। यानी कि आप लोगों को सिक्योरिटी हम देंगे और आपके प्रोडक्शन का 1/4, 25%। MTS में पूछा गया था 1/4 कितना होता है, 25%। ऐसे तो नहीं है बुद्धू की 1/4 को 25% ना बना पाए, ठीक है। तो सरदेशमुखी कितना लेते थे, जो इनकम होती थी अन्य सोर्सेज से उसका भी 1/10 लेते थे, ठीक है। सर जी छत्रपति की उपाधि कौन दिया, कुंदन कुमार जी, मैंने बताया 50,000 लोगों ने दी, एक जोश के साथ में दी, ठीक है। आगे अब आते हैं शिवाजी महाराज जी की कार्य प्रणाली क्या थी। उनका अष्टमंडल मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। अष्टमंडल में क्या क्या था देखेंगे जरा ध्यान से। तो अष्टमंडल में क्या था, पेशवा सबसे प्रमुख पद था, आपको अभी याद करने तुरंत ये, ठीक है। पेशवा, तो आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अष्टमंडल, अष्टमंडल का मतलब 8 लोगों का एक मंत्री परिषद बनाया कि भाई ये लोग लीड करेंगे। तो उसमें पेशवा सबसे प्रमुख पद था, ऐसे मानिए कि जिस देश में प्राइम मिनिस्टर। और यही पेशवा हैं आपके जो मराठा साम्राज्य को शीर्ष पर लेकर के जाएंगे, एकदम टॉप पे। 1720 से 40 पढ़ाने का बड़ा गजब शानदार। आप लोग भी, वो एक इतिहास का ऐसा पक्ष है जो आपसे लगभग छुपाया गया है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बाजीराव के बारे में आप सिर्फ इतना जानते हो, मस्तानी। और जो बच्चे अच्छे होंगे, रिसर्चर होंगे, वो जानते ही होंगे, ठीक है। सर ए नौबत ममुआदार वाक्यान्वीस, ये पोस्ट के नेम है, जैसे आपकी जॉब में पोस्ट होती हैं। दबीर, सुबंत बोलते, सुगंत नहीं सुबंत, सदर और न्यायाधीश, 8 पोस्ट थी। पेशवा प्रशासन का प्रमुख होता था। सरे नौबत सेना का सेनापति। जो अकाउंट्स को देखता था वो ममुआदार या अमात्य बोलते थे। जो स्पाई डिपार्टमेंट को देखता था, क्या बोलोगे, वाक्यान्वीस। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार को देखता था वो श्रूणवीस। और जो पड़ोसी देशों के साथ में, पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध रखता था वो सुबंत। दान और धार्मिक कार्यों को आपका देखता था सदर, और न्यायाधीश जज है। तो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है तो सही मिलान करके यहां से, और कई बार पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अष्टमंडल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन सा अधिकारी था। इनमें से 4 दे देगा, क्या उत्तर देंगे। गुप्तचर विभाग का सबसे प्रमुख आपका उत्तर आना चाहिए वाक्यान्वीस।
वाक्यान्वीस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया मुकेश कुमार जी, बहुत शानदार। ठीक है, सर्वेश कुमार जी, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त हमेशा। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है, सिलेक्शन लेना ही होगा। ओके एक बच्चे ने तो करके दिखाया जी, 1/5 20% होता है। मैंने मान लिया तुम जानते हो परसेंटेज, यार मैं मजाक करता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे। एक बच्चा कह रहा सर जी गंगा भट्ट ने ही उपाधि दी थी उनको छत्र। कोई यार ब्राह्मण जो वहां पर तिलक कर रहे हैं वो उपाधि थोड़ी देंगे, वो कोई राजा थोड़ी है, वो कोई शासक थोड़ी है कि वो उपाधि धारण करेंगे। ये तो कोई कुछ भी लिख देता है कहीं भी, उस बात का कोई अर्थ है? वो भीड़ के जोश के द्वारा उनको व्यक्त किया गया। कितने लोगों का ये आपका जो एजेंडा है उसको संभालने के लिए तैयार है ना? तभी तो बात बनेगी। आगे आएंगे। तो अब यहां पर बात आती है जर्नल डेथ इनकी हुई है कि 1680 में। कब की बात करेंगे? 1680 की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए, तो एक बार मुझे ये बताएं आप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो टाइम है वो कब से कब तक था? तो ये 1630 से अगर काउंट करें या 1627 से, दोनों मान्य है। ऑप्शन एक ही आएगा। 1680 में इनकी जर्नल डेथ हुई है अपनी एक, मतलब साधारण। ठीक है, साधारण जब किसी की मृत्यु का जिक्र नहीं होता इसका मतलब है किसी साधारण बीमारी अदा के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत थैंक यू। बात समझे? तो इनकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी के बाद में उत्तराधिकारी बने थे आप दूसरे छत्रपति बने संभाजी महाराज। अब संभाजी महाराज जी के बारे में एक बात आपको सुननी है। दरअसल में जब 1666 में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया 1665 में क्या हुई थी, पुरंदर की संधि सानी हुई। जानते हैं इस बात को, यस और नो? तो पुरंदर की संधि के बाद में औरंगजेब की एक चाल थी। औरंगजेब ये चाहता था कि भैया ऐसा होना चाहिए कि कैसे ही शिवाजी महाराज यहाँ आगरा आए। ठीक है, औरंगजेब क्या चाहता था कि शिवाजी महाराज आगरा आए और आगरा आकर के मैं उनको बंदी बना लूं। ठीक है, उसने बहुत सारे प्रॉमिस किए कि भाई हम तुमको राजा घोषित करेंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी गए भी वहां पर। तो जब वो वहां पर गए, क्योंकि उनके बेटे जो थे उनको तो मनसब घोषित कर दिया गया था। मनसब का मतलब क्या है कि वो मुगलों की सेना में सेनापति रहेंगे, और मुगलों की इस सेना में उनको 5000 का मनसब बनाया गया। मनसब का मतलब अकबर के समय से शुरू की गई एक पोस्ट थी। मनसबदारी प्रथा में मनसब का मतलब होता था कि कितने घोड़ों की जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको 5000 की जिम्मेदारी दी गई थी। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई कि भैया यहां पर मौजूद तो थे ही, संभाजी महाराज तो खिदमत में थे, अब ये भी गए, शिवाजी महाराज भी गए। अब शिवाजी महाराज जब वहां जाते हैं तो शिवाजी महाराज जी ने देखा कि भाई जिस तरह के प्रॉमिस औरंगजेब ने किए हैं निभा रहा नहीं है, और वहां पर तो बहस हो गई एक, और वो बहस इतनी खतरनाक हो गई कि औरंगजेब ने कह दिया इनको बंदी बना लो। तो इनको आगरा में बंदी बना लिया गया था 1666 में। बाद में आपने सुना होगा मिठाई के टोकरे में भाग के निकल के आए। आपको भैया टोकरा तो इतना सा होता है, मिठाई के टोकरे पहले बड़े होते थे, हमने अपने घर में देखा। हम देखते थे छोटे से, एक हमारे घेर में टंगा हुआ रहता था। मैंने कहा ये क्या? बोले घर के, बोले झाल है। झाल क्या मतलब? तो उन्होंने बोला कि जब प्राचीन समय था तो किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए, किसी भी चीज को इकट्ठा रखने के लिए वो बड़ी चीजें होती थी। तो पहले मिठाई के डिब्बे भी टोकरा होता था, डिब्बा छोड़ो टोकरा, इतनी बड़ी बड़ी। बहुत बढ़िया, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की धरती महाराष्ट्र से हूँ सर, बहुत शानदार दोस्त। तो इतनी बात में कोई दिक्कत? तो शिवाजी महाराज जी यहाँ पर कैद हुए थे और बाद में संभाजी महाराज जी भी वहां पर थे उनके यहाँ पर। संभाजी महाराज जी को भी लेकर के अपने साथ निकले। मथुरा के एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ इन्होंने अपने बेटे संभाजी महाराज जी को छोड़ा और खुद फिर दक्षिण की यात्रा की, घोड़े पर तय की वो सारी यात्रा इन्होंने। तो सारी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां पर देखेंगे। अब संभाजी महाराज जी की बात करते हैं। संभाजी महाराज जी के खिलाफ औरंगजेब क्यों है? क्योंकि यहां पर एक बात आती है कि जो अकबर है, अब आप कहेंगे भैया अकबर कहां से आ गया? अकबर तो 1605 में मौत हो गई थी, तो एक अकबर तो वो है।
और एक मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें आपका औरंगजेब का बेटा अकबर, अब वो औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। अब औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह जैसे ही करता है, औरंगजेब को इसकी सूचना मिलती है, तो औरंगजेब इस प्रयास में रहता है कि भाई उसको कैसे भी ढूंढ के मृत्युदंड दे दो। इस सूचना का पता चलते ही उसको पता था कि भाई अब मुझे बचा सकता है कोई और कोई व्यक्ति इस पूरे भारतवर्ष में, तो वो मराठा साम्राज्य में जाके मेरी जान बच सकती है। इसीलिए वो भाग के कहाँ गया, वो भाग के दक्षिण पहुंच गया, और दक्षिण पहुंचा तो कहते हैं कि इन अकबर को शरण दी। ठीक है, अब यहां पर एक व्यक्ति है गनोजी सिरके, इनको नाम दिया जाता विश्वासघाती का, क्योंकि यही वो व्यक्ति है कि जिन्होंने क्या किया, संभाजी महाराज जी के साथ विश्वासघात किया, बहुत बड़ा विश्वासघात किया, क्योंकि अपने अंतिम समय में ये जहां पर छिपे हुए थे उस पता उस जगह का पता किसने बताया है, गनोजी सिरके ने बताया है। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुत्र जो है संभाजी महाराज जी, उनके सलाहकार कौन थे, कवि कलश बड़े पूछे जाते हैं। और कवि कलश के अलावा तो बात करें बुद्ध भूषण और नक्सिक किसकी रचनाएं हैं, तो वो संभाजी महाराज जी की रचनाएं हैं। ठीक है, औरंगाबाद का किला लूटा और हुसैन अली को हराया था। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दी इनकी, क्योंकि गनोजी सिरके ने, जो इनके ही रिश्तेदार थे गनोजी सिरके, तो औरंगजेब ने मैसेज दिया कि भाई कैसे भी ये अपने पिता की राह पर चल रहे हैं संभाजी महाराज जी, इनको कैद करो। तो कैद मतलब बड़ा दर्दनाक किस्सा उनके साथ में हुआ है, और इतना दर्दनाक हुआ है कि संभाजी महाराज जी को इन्होंने लगभग 40 दिन तक बंदी बना के एक एक अंग काटा है उनका। कहते हैं उनकी उंगलियां काटनी इन्होंने शुरू की, नाखून उतारने शुरू किए, खाल तक उनकी उतारी गई, बाल तक उनके उखाड़ लिए गए, और ऐसी स्थिति तक आई कि औरंगजेब का एक स्टेटमेंट आता है यहाँ पर, अंतिम समय में जब औरंगजेब ने देखा कि भाई वो मान ही नहीं रहे हैं, तो कहते हैं औरंगजेब ने कहा था कि इनके सिर को इनका धड़ से अलग कर दिया जाए। तो सिर धड़ से अलग कर दिया गया, तो औरंगजेब का एक स्टेटमेंट आता है कि संभाजी महाराज जी के जैसे मेरे सारे पुत्रों में से एक भी पुत्र होता तो मैं इस संपूर्ण भारत पर राज कर लेता। ऐसे संभाजी महाराज जी थे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम कल शुरू करेंगे आगे कि इनके जो उत्तराधिकारी कौन कौन हैं, उनके उत्तराधिकारियों के लिए क्या क्या युद्ध हुए। ठीक है, तो गनोजी सिरके ने क्या हुआ, गनोजी सिरके मतलब इनके साले लगते हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मतलब इनकी पत्नी के भाई थे जिन्होंने गद्दारी की। तो कल मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।